क्लास 10th भारतीय भवन जियोग्राफी यानी भूगोल की पुस्तक चैप्टर दूसरा है भूमि और मृदा संसाधन। ये दोनों प्राकृतिक संसाधन हैं, भूमि और मृदा। तो चलिए हम इसके सारे प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले है कारण बताएं। पहला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड केरल से बड़ा है परंतु इसकी आबादी कम है, क्यों? बिल्कुल आसान है। देखिए, उत्तराखंड की अगर हम भौगोलिक स्थिति पर नज़र डालें तो ये पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है और साथ ही साथ इसमें वन है। तो यहाँ पे जो मानव का निवास होगा, ठीक है, मानव का निवास हो गया, खेती हो गया, यातायात हो गया, ये सारे कठिन कार्य होंगे। जबकि केरल मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पे तटीय क्षेत्र भी है। यहाँ पे खेती करना, फैक्ट्री वगैरह, ठीक है, और व्यापार करना बिल्कुल आसान होता है। इसीलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करते हैं केरल में। और ये पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे कम निवास करेंगे क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं कम पड़ेंगी। बात समझ में आ गई? इसका कारण यही है, उत्तराखंड बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ लोग कम निवास करते हैं। तो आइए इसका उत्तर हम लिखते हैं कारण। देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तराखंड का क्षेत्रफल केरल से ज़्यादा है लेकिन उत्तराखंड की आबादी केरल की तुलना में कम है क्योंकि उत्तराखंड ज़्यादातर पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र है जबकि केरल मैदानी इलाके हैं, यहाँ जीवन यापन आसान है, अतः केरल की आबादी अधिक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। दूसरा सवाल है, बिहार का पूर्वोत्तर भाग प्रतिवर्ष बाढ़ से ग्रस्त रहता है। बिल्कुल सही बात है, फिर भी यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, क्यों? बाढ़ आता है प्रत्येक साल, फिर भी यहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करते हैं ज़्यादा मात्रा में। इसका कारण क्या है? देखिए, कारण की बात करें कि बिहार के पूर्वोत्तर भाग में उपजाऊ मिट्टी है, मृदा जो है काफ़ी उपजाऊ है जिससे कि खेती कार्य लाभदायक होता है, ज़्यादा मात्रा में पैदावार होती है और सुविधापूर्ण है, मैदानी क्षेत्र है। इसके अलावा संसाधन की प्रचुर मात्रा भी है, अतः बाढ़ से ग्रस्त के बाद भी जनसंख्या घनत्व अधिक है, यही कारण है। ठीक है। तीसरा है, पंजाब और हरियाणा यद्यपि कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे बारिश कम होती है दोनों क्षेत्रों में, पर फसलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा है, अग्रणीय है ये दोनों। इसका कारण क्या है? देखिए, कारण हम लिखेंगे, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में हैं, ज़्यादा मात्रा में होती हैं, ठीक है, तथा साथ ही आधुनिक मशीनों तथा नए तकनीक से खेती भी होती है इन दोनों क्षेत्रों में, अतः उत्पादन अधिक होता है, खासकर गेहूं का। इसके बाद 4 नंबर है, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र और गुजरात अग्रणी राज्य हैं, सबसे आगे राज्य हैं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका कारण होगा, महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्रों में काली मृदा, काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में मिलती है जो कपास के उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है। इसके साथ आवश्यक भौगोलिक दशाएं जैसे कि बारिश, तापमान, ठीक है, वो सारे भी अनुकूल होते हैं। परिणाम स्वरूप कपास का उत्पादन ये दोनों राज्य आगे हो गए। ठीक है। इसके बाद देखिए, 5वां, झारखंड और उड़ीसा की मिट्टी जो है प्रायः लाल रंग की होती है जबकि महाराष्ट्र की मिट्टी काली रंग की होती है। देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र में ये रंग नहीं मिलता, यानी वहाँ पे काली रंग की पाई जाती है। इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, इसका मुख्य कारण है झारखंड और उड़ीसा लोहे की अधिक मात्रा पाई जाती है इन दोनों क्षेत्रों में, जबकि महाराष्ट्र में लोहे की मात्रा नहीं होती, अतः महाराष्ट्र क्षेत्रों में काली मृदा होती है और झारखंड और उड़ीसा में लाल मृदा होती है। इसका कारण हो गया। 6 नंबर है, हिमाचल क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेत मिलते हैं। ठीक है, सीढ़ी नुमा खेत यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि यहाँ की भूमि ढाल नुमा होती है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे मैदानी वाली जैसे ज़मीन नहीं होती, ठीक है, तथा इसका अन्य कारण है यहाँ वर्षा अधिक होती है तो मृदा अपरदन से रोकने के लिए भी ऐसा किया जाता है, अतः सीढ़ी नुमा खेत मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने कारण बताए तो हल कर लिया। दूसरा खंड है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, भारत में के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान 13.7% है। कितना है? 13.7% है। अगला सा है दूसरा, भारत की प्रमुख भू आकृतियों के नाम हमें लिखना है। देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए, भारत की प्रमुख भू आकृतियाँ पठार, मैदान, पर्वत, और ये इनके प्रतिशत हैं।
तो इस तरीके से हम इसका उत्तर लिखेंगे। भारत की प्रमुख भू आकृतियाँ निम्न हैं। पठार है 27%, पर्वत है 30% और मैदानी क्षेत्र है 43%। तीसरा है, एक वर्ष से कम समय तक जिस खेत से फसल उत्पादन न हो रहा हो उसका क्या नाम है? तो उसको हम बोलते हैं वर्तमान परती। क्या बोलते हैं? वर्तमान परती। जिस भूमि पर एक साल या उससे कम समय तक कोई फसल नहीं उगाई गई हो वर्तमान परती कहलाती है। 4 नंबर है, किन 2 राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि पाई जाती है? बेकार भूमि पाई जाती है, खेती भी नहीं होता, आवास का भी उपयोग नहीं होता। तो कौन से राज्य हैं? तो वो 2 राज्य हो गए राजस्थान और जम्मू कश्मीर। 5 नंबर है, क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है या कम? क्षारीय कब होता है? 7 से अधिक को हम क्षारीय बोलते हैं। तो पीएच मान में 7 से अधिक हो तो वो क्षारीयता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो क्या होगा? तो ये क्षारीय हो जाएगा। बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, भूमि किस प्रकार महत्वपूर्ण संसाधन है? देखिए, भूमि पर ही सारे काम होते हैं। मनुष्य का निवास स्थान हो गया, खेती, कल कारखाने। ठीक है, अगर भूमि ही नहीं रहे तो जीवित रहना संभव नहीं। ठीक है, इसलिए भूमि जो है, सभी संसाधन एक तरफ और भूमि एक तरफ। इसका उत्तर हम कैसे करेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे, सभी प्राकृतिक संसाधनों में भूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव तथा सभी जीव जंतु का भूमि ही निवास स्थान है। खेती, कल कारखाने, सड़क, यातायात, जलाशय अर्थात सभी कार्य भूमि पर ही करते हैं, अतः भूमि अति महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक। दूसरा है, किन सुविधाओं के कारण भारत में गहन कृषि की जाती है? गहन कृषि का क्या मतलब है? गहन खेती एक ऐसी खेती है जैसे कम ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उगाना। ठीक है, वैज्ञानिक और रासायनिक तकनीक के द्वारा कम जगह हो उसमें ज़्यादा हम पैदावार उगाते हैं, तो ऐसे खेती को गहन कृषि कही जाती है। तो किन सुविधाओं के कारण ये भारत में अपनाई जाती है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, भारत में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या का घनत्व, दबाव और सीमित संसाधन से कृषि योग्य भूमि पर गहन कृषि करते हैं। ये तो हो गई। अब देखिए, यहाँ पे अनुकूल भौगोलिक दशाएं भी हैं। भारत में वर्षा एक विशेष मौसम में होती है तथा सिंचाई का सहारा लिया जाता है, तथा मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो काफ़ी उपजाऊ है, जो अत्यंत उपजाऊ है। अतः इन सुविधाओं के कारण हम गहन कृषि कर पाते हैं। ठीक। अगला है तीसरा, भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी के 3 वर्ग कौन कौन से हैं? ठीक है, तीनों वर्ग हमें बताना है। और उसके बाद गंगा के मैदान में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो 2 सवाल हो गए। देखिए, पहले का उत्तर होगा भौतिक गुणों या कणों के आधार पर मिट्टी के 3 प्रकार, बलुई मिट्टी, चिका या चिकनी मिट्टी, और तीसरा है दोमट मिट्टी। देखिए, थोड़ा सा आपको लिख भी लेना है यहाँ तक, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इसको यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, और इसको यहाँ तक कर लेना है। तीनों के बारे में हो गया। अब गंगा के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो गंगा के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जो काफ़ी उपजाऊ होती है। आपको लिखना है गंगा के क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सारे क्षेत्र होंगे जिसमें कि देखिए 4 नंबर सवाल है, स्थानबद्ध और वाहित मिट्टी में क्या अंतर है? देखिए, इसका उत्तर ये रहा, स्थानबद्ध और दूसरा है वाहित मिट्टी। तो आपको थोड़ा सा यहाँ तक पहले में करना है, दूसरे में आपको यहाँ तक कर लेना है, बस हो गया दोनों में अंतर। अगला सवाल है 5वां, भारत में लाल मिट्टी और काली मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र बताएं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है काली मिट्टी, लिख के डैश देना है, और उसके बाद काली मिट्टी क्षेत्र हो गए, यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है, ये पूरा हो गया। ठीक है, काली मिट्टी में ये हो गया। अब इसके बाद आपको लिखना है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी लिख के डैश देना है। देखिए, लाल मिट्टी है तो इसका क्षेत्र हो गया ये सारे। ठीक है, यहाँ तक। 6 नंबर सवाल है, रेतीली मिट्टी कहाँ और क्यों मिलती है? किस स्थान पे मिलती है और ये क्यों मिलती है उस स्थान पे? देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, जिसको हम बोलते हैं रेतीली मिट्टी। भारत के पश्चिमी भागों के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में मरुस्थलीय मृदा का विकास हुआ है, यानी इन क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, जैसे कि राजस्थान क्षेत्र हो गया, पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में। ठीक है, ऐसे हो गया। अब कारण की बात करें
तो यहाँ तक आपको कारण लिख लेना है। ठीक। 7 नंबर है प्रतिभूमि किस प्रकार कर्षित भूमि में बदली जा सकती है। प्रतिभूमि जिसको कोई उस पर कोई फसल नहीं उगाई जाती, ठीक है, खाली पड़ी है लंबे समय से, तो उसको हम किस प्रकार कर्षित भूमि उपजाऊ में बदल सकते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे प्रतिभूमि पर योग्य मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करके, सिंचाई का प्रयोग करके, अच्छे बीज और आधुनिक तकनीक से कर्षित भूमि को, ठीक है, कर्षित में बदला जा सकता है प्रति को। क्लियर हुआ। अब उसके बाद मिट्टी कटाव के 2 रूप, ठीक, और मिट्टी संरक्षण के कोई 3 उपाय हमें बताने हैं। यहाँ पे गौर कीजिए, मिट्टी का कटाव प्रायः जल से होता है, इसके विभिन्न रूप हैं, हमें इसमें से सिर्फ 2 ही बताने हैं। तो आपको लिखना है मिट्टी कटाव के 2 रूप निम्नलिखित हैं। पहला है परतदार क्षरण, ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना है। दूसरा है खुरदुरा क्षरण, ये भी हो गया। अब मिट्टी संरक्षण के 2 बचाव हमें लिखना है, कैसे हम बचाएं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, यानी हमें यहाँ पे 3 बताने हैं। तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक। 9 नंबर सवाल है भारत में भूमि क्षेत्र के ह्रास, भूमि क्षेत्र का खत्म होना, खराब पड़ना, ठीक है, बर्बाद होना। भारत में भूमि क्षेत्र के ह्रास के 2 प्रमुख कारण क्या हैं। देखिए, पहला तो कारण है दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो भूमि पर दबाव बढ़ेगा, लोग उसका भूमि का उपयोग करेंगे। और दूसरा है कल कारखानों का भी विकास हो रहा है। तो इसका उत्तर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, भारत में कृषि भूमि के ह्रास के निम्न कारण है। जनसंख्या का बढ़ता बोझ, कल कारखानों व नगरों का विस्तार। अगर 10 नंबर सवाल देखिए, भूमि क्षेत्र के ह्रास यानी बेकार यानी बर्बाद होने को रोकने के कुछ कारगर उपाय हमें बताने हैं। देखिए, भूमि क्षेत्र के ह्रास को रोकने के उपाय यानी सुझाव यहाँ पे दिए गए हैं। कम से कम आपको देखिए 5 लिख लेने हैं, काफ़ी छोटे हैं तो ऐसे आपको 5 लिख लेने हैं। उपजाऊ भूमि पर कारखाने और सरकारी कार्यालय नहीं स्थापित करनी चाहिए। जो भूमि जल से मग्न है, डूबी हुई है, उसको अच्छे करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको 5 लिख लेने हैं। इसके बाद देखिए 11 नंबर सवाल है मिट्टी का कटाव, मृदा अपरदन और मिट्टी का निर्माण। इन पे हमें टिप्पणी लिखना है, इनके बारे में बताना है। सबसे पहले है मृदा अपरदन। देखिए, हम ऐसे करेंगे, मिट्टी का कटाव यानी मृदा अपरदन, यह एक प्राकृतिक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें पानी, हवा, बर्फ से मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है, बह जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिट्टी की। इसे देखिए क्या होता है कि मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है, तो इसको बोलते हैं मिट्टी का कटाव यानी मृदा अपरदन। दूसरा है मिट्टी का निर्माण। कैसे होता है, मिट्टी के निर्माण में चट्टान के टूटने, अवक्षय और जैविक पदार्थों के मिलने से होने वाली एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें जलवायु, हुमस और स्थलाकृति जैसे कारकों की इससे प्रभावित होती है। तो दोनों पे हमने टिप्पणी लिख ली है। अब इसके बाद देखिए हमारा सवाल है 12, भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है। देखिए यहाँ पे नज़र डालिए, जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है, नदियों द्वारा बहाकर ये लाई जाती है, तो इन क्षेत्रों में मिलती है। तो ये क्षेत्र आपको लिख लेने हैं और इनमें से आपको मुख्य रूप से गंगा के क्षेत्र भी इसमें शामिल कर लेना है। ठीक है, ये पूरा आपका हो गया। 13 नंबर सवाल है पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। वनों के कटाई पे रोक लगाएंगे हम, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे, सीढ़ी नुमा खेती बनाएंगे, ढाल वाले क्षेत्रों में समुच्च जुताई करेंगे, जल के बहाव रोकने के लिए बंद और बंदिकाएँ, जैसे बांध होता है, ठीक है, उसको हम बनाएंगे। तो इस तरीके से हम पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को हम रोक पाएंगे। तो समाप्त होता है सेशन। अगले वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। धन्यवाद।